all of you. मैं रंजीत सिंह गुरुग्राम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज चक 5 बेलम श्री विजयनगर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। अपने विज्ञान का शिक्षण विषय जो गणित है उसका अध्ययन कर रहे थे। कल वाले वीडियो के अंदर अपने इसका जो गणित शिक्षण विषय है इसका टॉपिक शुरू किया था अभ्यास कार्य, जिसको अपने ड्रिल वर्क भी कह देते हैं। तो इसके बारे में अपने कल कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे कि अभ्यास कार्य जो है उसका अर्थ परिभाषा देखी थी क्या होता है। फिर अभ्यास कार्य जो है इसके उद्देश्य अपने पढ़े थे, ऑब्जेक्ट इसके क्या होते हैं, आपने कल वाली वीडियो के अंदर वो देख लिया होगा। तो आज अपना प्रकरण यही है, अभ्यास कार्य विषय गणित है। तो इसके अंदर अपने जो टॉपिक दो रह गए थे कल, एक तो अपने देख रहे हैं अभ्यास कार्य का महत्व क्या है बच्चों के लिए, फिर अभ्यास कार्य में प्रयोग की जाने वाली आवश्यक सावधानियां, मतलब अभ्यास कार्य को बच्चों को दिया जाता है या जांचा जाता है तो उसमें क्या क्या सावधानियां शिक्षक को ध्यान में रखनी है, बच्चों को रखनी है। तो ये दोनों अपने डिस्कस करेंगे। तो पहले अपन देखते हैं अभ्यास कार्य का जो है महत्व क्या होता है। तो अपने पहले इससे पहले लिखित कार्य के बारे में पढ़ा था कि बच्चों को लिखित कार्य दिया जाता है तो उससे बच्चों में कुछ विशेषताएं जो है उत्पन्न होती है। ऐसे अभ्यास कार्य बच्चे जब करते हैं समय लिखित कार्य तो शिक्षक जो देता है वो बच्चे उसको घर से करके लाते हैं। अभ्यास कार्य के दौरान बच्चे समय भी अभ्यास बार बार कर सकते हैं किसी चीज़ का, किसी सवाल का। तो जब बच्चे अभ्यास कार्य करते हैं तो कुछ उसमें जो है उनको फायदे मिलते हैं बच्चों को, तो वो अपने डिस्कस करते हैं। एक तो जब बच्चा अभ्यास कार्य करता है तो वो एक सुनियोजित वैज्ञानिक विधि से कार्य करता है, क्योंकि जब सवाल है या कोई प्रश्न है उसको बार बार अभ्यास करेगा तो वैज्ञानिक विधि से कार्य करने की जो क्षमता है वो बच्चे में आती है और सुनियोजित तरीके से, क्योंकि वो किसी चीज़ को रिपीट करता है बार बार तो उसमें एक कार्य को सुनियोजित तरीके से करने की और मनोवैज्ञानिक ढंग से कार्य करने की जो है शक्ति आती है। प्लस उसमें जब बच्चा किसी चीज़ का बार बार अभ्यास करता है तो उस विषय के प्रति उसकी रुचि भी बढ़ती है। ठीक है, रुचि का विकास होता है। ये अपने कह सकते हैं कि जिस विषय का बच्चा ज़्यादा अभ्यास करता है उस विषय के प्रति बच्चे की रुचि धीरे धीरे बढ़ने लगती है और अभ्यास कार्य के दौरान वो बच्चा जो है उससे संबंधित जो उसके प्रत्यय हैं, सिद्धांत हैं सब्जेक्ट के, उनको भी आसानी से समझ सकता है। अब दूसरा इसके अंदर अपने महत्व देखें तो नियम जो होते हैं किसी भी विषय के, जो नियम है, सूत्र है, जैसे गणित के अंदर लाभ आदि है, प्रतिशत है, चक्रवर्ती ब्याज है, सरल ब्याज है, इनके जो सूत्र हैं या जो नियम है, इन सूत्रों और नियमों को अभ्यास कार्य से आसानी से समझा जा सकता है। बिना अभ्यास के गणित के जो सूत्र हैं उनको बच्चा अच्छे से नहीं समझ सकता। जो नियम है, जैसे प्रमेय वगैरह होती है गणित के अंदर, तो उनमें जो नियम लगते हैं वो नियम और सूत्र जो है उनको अभ्यास कार्य के द्वारा ही बच्चा सरलता से समझ सकता है। बिना अभ्यास के उनको रट्टा लगाएगा, रट्टा लगाने से वो थोड़े समय के लिए बच्चों को याद रहेंगे फिर भूल जाएंगे। इसलिए गणित के अंदर जो नियम है, जो सूत्र है, उनको अभ्यास कार्य के द्वारा ही आसानी से समझा जा सकता है। तो इसके अलावा छात्रों में गणना संबंधी जो कौशल का विकास है वो अभ्यास कार्य से किया जा सकता है, क्योंकि गणित का जो बच्चों को अभ्यास कार्य दिया जाएगा उसमें गणनाओं से संबंधित कार्य ज़्यादा होता है। गणित ऐसा विषय है जिसको अपने गणनाओं का विज्ञान भी कह सकते हैं। इसमें लगभग सवाल जो है जितने भी दिए जाते हैं सभी में गणना करनी पड़ती है। तो गणना संबंधित बच्चे में जो कौशल है उसका विकास होता है गणित के अभ्यास कार्य से। तो कहने का मतलब गणित का जो अभ्यास कार्य है वो बच्चे में गणना संबंधी कौशल का विकास करता है। इसके अलावा मौखिक कौशल अपने कह सकते हैं कि मौखिक रूप से किसी जो है गणना को या किसी सवाल को हल करना, तो इस शक्ति का विकास भी गणित के अभ्यास कार्य से होता है, क्योंकि छोटी मोटी जो गणना है, जोड़ घटाव है, वो मौखिक रूप से भी किया जा सकता है। तो वो जो मौखिक रूप से गणना करने की जो शक्ति है या योग्यता है वो भी बच्चे में गणित के अभ्यास कार्य से ही आती है। छोटी क्लासों के अंदर बच्चों को पहाड़े हैं या गिनती है वो बोल बोल के सिखाई जाती है, या जो उनको 12 खड़ी कह सकते हैं अपने, या मात्राओं का ज्ञान है वो भी उनको बोल बोल के सिखाया जाता है। तो वो मौखिक रूप से उनमें जो है गणना करने की क्षमता भी गणित के अभ्यास कार्य से बच्चों के अंदर आती है। इसके अलावा सीखे हुए सिद्धांत जो है, जो प्रत्यय हैं,
बच्चा जब कोई भी सिद्धांत सीखता है, प्रत्यय सीखता है, सूत्र सीखता है, जब तक उसका समय अभ्यास नहीं करता वो उसको अच्छे से समझ नहीं आता या उसका लंबे समय तक वो प्रयोग नहीं कर सकता। तो गणित के अंदर जब अभ्यास कार्य दिया जाता है तो उसने जो सूत्र सीखे हैं, जो नियम सीखे हैं, जो सिद्धांत सीखे हैं, वो उनका बार बार उपयोग करता है घर जाके, और उपयोग करने से वो उसको स्थायी रूप से उसके मस्तिष्क में बैठ जाते हैं और वो बार बार उनका उपयोग लंबे समय तक कर सकता है। इसके अलावा परिश्रम, लगन, ठीक है, तर्क शक्ति, इन चीज़ों का विकास भी अभ्यास कार्य से होता है। जब बच्चा अभ्यास कार्य करेगा तो वो परिश्रम करेगा, क्योंकि बच्चे को जो सवाल दे दिया गया है वो उसकी नकल नहीं कर सकता, उसको सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। जब उसको सोल्व करेगा वो कठिन परिश्रम करेगा, तो परिश्रम करने की जो है शक्ति बच्चे में आती है, ठीक है। कठोर परिश्रम की आदत बच्चे में गणित के अभ्यास कार्य से आती है। फिर चिंतन, एकाग्रता का विकास भी गणित के अभ्यास कार्य से बच्चे में होता है। चिंतन करने की शक्ति का विकास भी बच्चे में गणित के अभ्यास कार्य से होता है। धैर्य, विश्लेषण, इन गुणों का विकास भी गणित के अभ्यास कार्य में बच्चे से होता है। मतलब चिंतन करने की शक्ति, धैर्य, कठिन परिश्रम, ये जो गुण है ये गणित के अभ्यास कार्य से या किसी भी विषय के अभ्यास कार्य से बच्चे में आते हैं। क्योंकि बच्चा जब समय किसी चीज़ को बार बार करता है तो उसमें कठिन परिश्रम और धैर्य प्लस विश्लेषण करने की, क्योंकि बच्चा जब एक सवाल को गलत करता है तो उसका वो विश्लेषण करता है, मेरे से कहाँ कमी रह गई है, कहाँ मैंने त्रुटि की है, फिर उसको दोबारा से हल करता है। तो ऐसे उसमें विश्लेषण करने की जो शक्ति है उसका विकास भी गणित के अभ्यास कार्य से बच्चे में आता है। छोटी कक्षाओं के अंदर जब बच्चों को अभ्यास कार्य दिया जाता है तो बच्चे जो है उसको अभ्यास कार्य को जब करते हैं, बुक की सहायता लेते हैं, तो उनमें जो है रुचि बढ़ती है। अभ्यास कार्य करने से उनके अंदर रुचि का विकास होता है या उस विषय के प्रति रुचि बढ़ती है। छोटी क्लास के अंदर बच्चों को कॉपी के अंदर जो होमवर्क दिया जाता है उसके अंदर उनको कुछ हिंट्स वगैरह दे दिए जाते हैं कॉपी के अंदर, जिनकी सहायता से उनको अपना होमवर्क गृह कार्य पूरा करना होता है। ऐसे ही उनको कुछ कार्य दिया जाता है अभ्यास के लिए, जो बच्चा उसको, जैसे एक लाइन के अंदर कुछ वर्ड लिख दिए जाते हैं, बच्चा पूरे पेज के अंदर वही वर्ड दोबारा से लिखता है, तो वो उसके लिए एक अभ्यास कार्य हो जाता है। या एक पहाड़ा लिख दिया जाता है एक लाइन के अंदर, बच्चा उसी को बार बार रिपीट करके पूरे पेज के ऊपर लिखता है, तो उससे एक प्रकार से उसका अभ्यास कार्य है। ऐसा करने से बच्चे में उस विषय के प्रति रुचि बढ़ती है। जिस विषय का अभ्यास कार्य बच्चा ज़्यादा करेगा उस विषय के प्रति उसकी रुचि भी बढ़ेगी। जिस विषय का अभ्यास कार्य बच्चा नहीं करेगा या कम करेगा उस विषय के प्रति उसकी रुचि भी धीरे धीरे घटती जाएगी। फिर अभ्यास कार्य से जो गणनाओं में वेग और परिशुद्धता लाई जा सकती है। बच्चों को जब अभ्यास कार्य देंगे अपने गणित का, तो उसमें एक तो उसकी जो गति है करने की, गणना, वो बढ़ाई जा सकती है, निरंतरता आती है, और गणना करने की जो गति है वो भी गणित के अभ्यास कार्य से बच्चे में बढ़ सकती है। फिर नियमित अभ्यास कार्य करने से गणित के जो उद्देश्य निर्धारित किए होते हैं उनकी पूर्ति भी हो जाती है। बच्चा निरंतर अभ्यास कार्य करेगा, क्योंकि अलग अलग प्रकार के प्रश्न बच्चे को अभ्यास कार्य के अंदर दिए जाएंगे। 4 प्रकार के कौशलों का विकास करना होता है बच्चे में, ज्ञान है, अवबोध है, अनुप्रयोग है और कौशल है। इन चारों उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शिक्षक बच्चे को अलग अलग प्रकार के प्रश्नों से संबंधित अभ्यास कार्य देगा। तो इन अभ्यास कार्यों को करने से बच्चे में जो निर्धारित किए गए गणित के उद्देश्य हैं उनका विकास बच्चे में आसानी से हो सकता है। मतलब उन उद्देश्यों की पूर्ति बच्चे के अंदर आसानी से की जा सकती है। फिर बच्चे में चिंतन, तर्क करने की योग्यता है, वो गणित के अभ्यास कार्य से आती है। इसकी अपने बात पहले भी कर चुके हैं। बच्चा चिंतन करेगा जब अभ्यास कार्य करेगा, और तर्क वितर्क भी करेगा, अपने सहपाठियों से भी अभ्यास कार्य के बारे में तर्क वितर्क और चिंतन कर सकता है। अपने जो अभिभावक हैं बच्चे के या जो उसके मम्मी पापा हैं उनसे भी वो चिंतन कर सकता है अपने अभ्यास कार्य के बारे में, या उनकी भी सहायता ले सकता है। तो ऐसा करने से उसमें चिंतन करने की और तर्क करने की जो शक्ति है उसका विकास होता है। फिर अभ्यास कार्य द्वारा बच्चों में कला विकसित की जा सकती है, क्योंकि कला कई प्रकार की होती है। चित्र बनाने की कला भी हो सकती है,
गाना गाने की कला भी हो सकती है। इसी प्रकार सवालों को हल करने की भी कला होती है। गणित के अंदर भी डायग्राम होते हैं, जैसे त्रिभुज है, चतुर्भुज है, आयत है, वर्ग है, इनकी रचना करनी होती है। तो इनके जो रचना करने या डायग्राम बनाने की जो कला है या सूत्र का उपयोग करने की कला है, उसका विकास बच्चे के अंदर गणित के अभ्यास कार्य से होता है। जब बच्चे को गणित का कोई सवाल दिया जाता है तो उस सवाल में जब बच्चा सूत्र का उपयोग करता है तो उसके अंदर बार बार सूत्र का उपयोग, उससे संबंधित जितने भी सवाल में करेगा तो उसके अंदर जो है सूत्र का उपयोग करने की कला आएगी। जब वो किसी डायग्राम को बनाएगा, बार बार अभ्यास करेगा, तो उसमें चित्र बनाने की कला का विकास भी होगा। तो गणित के द्वारा बच्चे में जो है गणना करने की, ठीक है, चित्र बनाने की, तर्क करने की जो कला है उसका विकास गणित के अभ्यास कार्य में गणित के अभ्यास कार्य से बच्चे में किया जा सकता है। फिर गणित के अंदर रेखाखंड होते हैं। जब चित्र बनाता है बच्चा, ठीक है, रेखा या रेखाखंड या बिंदु, कोण, इन चीज़ों को जब वो अभ्यास कार्य के अंदर प्रयोग करता है या अभ्यास कार्य के अंदर उनको लिखता है तो बच्चे के अंदर एक तो सीधा रेखाखंड खींचने, मतलब सीधी लाइन खींचने जो है उसका भी विकास बच्चे में होता है। क्योंकि बच्चा जब किसी भी रेखाखंड को बार बार खींचेगा या लाइन को बार बार सीधी खींचेगा तो उसमें एक सीधी लाइन खींचने की जो है वो कला आ सकती है। क्योंकि बच्चा जो है स्टार्टिंग में जब लिखना शुरू करता है या चित्र बनाना शुरू करता है तो उसकी हाथ की सफाई बहुत ज़्यादा नहीं होती। जब बच्चा उसको अभ्यास करता है बार बार तो उसकी जो है राइटिंग भी सुधरती है, लिखावट उसकी जो है साफ सुथरी हो जाती है और उसकी जो है लाइनें वो भी बिल्कुल सीधे जाने लग जाती हैं। तो गणित अभ्यास कार्य के अंदर बच्चे के अंदर इस योग्यता का भी अपने विकास कर सकते हैं। गणित का जब बच्चा अभ्यास कार्य करता है, प्रश्नों को हल करता है, तो उसमें जो है असंतोष और संतोष, उन दोनों के बीच में सामंजस्य बिठाने की क्षमता आती है। क्योंकि अगर सवाल गलत हो जाते हैं तो बच्चा जो है उसके अंदर ज़्यादा असंतोष महसूस नहीं करके उसको दोबारा से हल करने की कोशिश करता है और उसमें धैर्य जो है वो बढ़ता है। क्योंकि अगर बच्चा अभ्यास कार्य नहीं करेगा और उसके अंदर धैर्य का गुण नहीं होगा तो वो बच्चा जो है बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकता। वो जो है किसी भी परीक्षा की स्थिति में घबराहट के अपने अंदर महसूस कर सकता है या उसमें घबराहट आ सकती है क्योंकि उसने जो है गलत कार्य जो है उसको करके या अभ्यास के द्वारा उसको सही करके नहीं देखा है। तो अभ्यास कार्य के द्वारा बच्चे में संतोष और असंतोष के बीच जो है सामंजस्य आसानी से बिठाया जा सकता है। इसके अलावा अपने ये मुख्य बातें आपको मैंने बता दी अभ्यास कार्य का जो महत्व है बच्चे के लिए। मेन बात करें तो अभ्यास कार्य के द्वारा बच्चे में जो है एक तो चारों जो उद्देश्य हैं उनका विकास हो जाता है। ज्ञान से संबंधित उद्देश्य मतलब उसमें जो परिभाषाएं वगैरह होती हैं, जो गणना वगैरह हैं, उनका उपयोग कैसे किया जाएगा, किस क्षेत्र में किसका उपयोग कैसे करना है, परिभाषित किसी चीज़ को कैसे करना है, इसका उपयोग हो जाएगा। अबोध, ज्ञानोपयोग और कौशल, इन चारों उद्देश्यों की पूर्ति जो है बच्चे में अभ्यास कार्य के अंदर की जा सकती है। ये था अपना अभ्यास कार्य का महत्व, मतलब फायदे क्या क्या होते हैं बच्चों को अभ्यास कार्य करने से। अब अपने पढ़ना है इसके बाद अभ्यास कार्य में प्रयोग की जाने वाली आवश्यक सावधानियां। इसका मतलब यह है कि जब बच्चे को अभ्यास कार्य दिया जाएगा तो शिक्षक के द्वारा इस अभ्यास कार्य के दौरान क्या क्या सावधानियां ध्यान में रखनी है, अभ्यास कार्य किस प्रकार से देना बच्चों को और उसमें क्या विशेषता होनी चाहिए, और बच्चे जब अभ्यास कार्य करेंगे तो उनको भी अभ्यास कार्य करते समय क्या क्या सावधानियां जो है उनको ध्यान में रखना है। तो पहली दो सावधानी सबसे बड़ी यही है कि जब भी बच्चों को अभ्यास कार्य दिया जाए तो शिक्षक इस बात का ध्यान में रखे, इस बात को कि जो विषय वस्तु उनको कक्षा में अध्ययन करवाई जा रही है, पढ़ाई जा रही है, अभ्यास कार्य भी उसी से संबंधित होना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, जब बच्चा अभ्यास कार्य कर रहा है तो उसको भी अभ्यास कार्य के अंदर जो उसको प्रश्न दिया गया है या जो विषय वस्तु दी गई है उसका पहले अच्छे से अध्ययन करके फिर उसका अभ्यास कार्य करना चाहिए। या बच्चा घर पे समय में अभ्यास कार्य करता है, मान लो कोई प्रश्न है उसको याद करके बार बार लिख के देखता है या सवाल है उसको बार बार हल करके देखता है तो वो अभ्यास करे ही है। तो बच्चा भी उसको पहले अच्छे से सावधानी से समझ ले, पढ़ ले, उसके बाद अभ्यास कार्य करे ताकि किसी प्रकार की गलती होने की संभावना ना हो। ठीक है। अगर अभ्यास कार्य विषय से हटकर या विषय वस्तु से हटकर दिया जाएगा तो बच्चा उसको बोझ समझेगा, तो बच्चा उसमें रुचि नहीं लेगा और वो निरर्थक माना जाएगा, यह निरर्थक हो सकता है। इसलिए अभ्यास कार्य विषय वस्तु से संबंधित हो
और उसको अच्छे से सोच समझ कर दिया जाना चाहिए, ताकि बच्चा उसमें करने में उसमें रुचि ले और बच्चे में जो अच्छे गुणों का विकास हो सके। फिर अभ्यास कार्य एक निश्चित सीमा तक ही होना चाहिए। अब मान लो अभ्यास कार्य बहुत ज़्यादा बच्चे को दे दिए या बच्चा समय अभ्यास कार्य बहुत ज़्यादा कर रहा है, तो बच्चे में फिर थकान आ सकती है, अरुचि पैदा हो सकती है और उसकी आंखों पे बुरा प्रभाव पड़ सकता है। क्योंकि अपने अगर अभ्यास कार्य को बहुत लंबे समय तक 4-4, 5-5 घंटे बच्चा बैठ करके अभ्यास कार्य करेगा तो उसके अंदर शारीरिक दोष आ सकते हैं, उसकी आंखों के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, आंखें खराब हो सकती हैं, या उसको बैठने संबंधित कोई समस्या आ सकती है और उसकी उस विषय के प्रति रुचि बढ़ सकती है, या वो उस विषय को पढ़ने में रुचि जो है अपनी कम दिखाने लगेगा। इसलिए अभ्यास कार्य जो दिया जाए वो एक निश्चित सीमा तक और विषय वस्तु से संबंधित ही होना चाहिए, विषय वस्तु से हटकर नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा भी अभ्यास कार्य एक साथ नहीं किया जाना चाहिए। फिर इसके अलावा इसकी अधिकता होने पर छात्र इसमें अरुचि उत्पन्न करेंगे अपने अंदर। अगर अभ्यास कार्य बहुत ज़्यादा दिया जाएगा तो बच्चों में अभ्यास कार्य के प्रति भी अरुचि आ जाएगी और उस विषय के प्रति भी अरुचि आ जाएगी। फिर सीखी गई विषय वस्तु के विशिष्ट बिंदुओं से संबंधित जो टॉपिक हैं या जो बिंदु हैं कठिन विषय वस्तु वाले, उन्हीं पर ज़्यादा अभ्यास कार्य का बल देना चाहिए। जैसे हमने कोई विषय वस्तु पढ़ाई है कक्षा कक्ष के अंदर, उसमें कुछ ऐसे बिंदु हैं जो कठिन हैं, जो अपने को लगता है कि बच्चों को अच्छे समझ में नहीं आ सकते या उनको अभ्यास करने की ज़रूरत है, तो अभ्यास कार्य के अंदर उन्हीं बिंदुओं को दिया जाना चाहिए। या बच्चे के द्वारा जब समय अभ्यास कार्य किया जाए तो उसको पहले ये निर्धारित कर लेना चाहिए कि जो विषय वस्तु का वो अध्ययन कर रहा है उसमें कठिन बिंदु कौन से हैं। कठिन बिंदुओं को छांट करके उन्हीं के ऊपर अभ्यास कार्य बार बार किया जाना चाहिए। सरल बिंदुओं पर अभ्यास कार्य करने की ज़्यादा जरूरत नहीं होती, क्योंकि हर विषय वस्तु के अंदर कुछ बिंदु ऐसे मिल जाते हैं जो कठिन होते हैं, जिनको बार बार अभ्यास करने की जरूरत पड़ती है। तो शिक्षक को भी अभ्यास कार्य देते समय इस चीज़ का ध्यान में रखना चाहिए भी कठिन बिंदुओं का अभ्यास कार्य देना चाहिए और बच्चे को अभ्यास कार्य समय करते समय इस चीज़ का ध्यान में रखना चाहिए कि जो वो अभ्यास कार्य कर रहे हैं वो कठिन बिंदुओं से संबंधित जो है उन बिंदुओं का अध्ययन करके उनसे संबंधित अभ्यास कार्य करना चाहिए। फिर अभ्यास कार्य जो है गणित के अंदर दिया जाए व्यवहारिकता से संबंधित होना चाहिए। मतलब जो अभ्यास कार्य दिया जाए वो दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाली गणनाओं आंकड़ों से संबंधित भी होना चाहिए। मतलब अभ्यास कार्य बच्चों को ऐसा करवाया जाए जिस अभ्यास कार्य को करने से उसको दैनिक जीवन में कुछ फायदा मिले, वो उस अभ्यास कार्य से जो सीखे वो उसका अपने आसपास के परिवेश में या अपने जीवन में उस ज्ञान का उपयोग भी कर सके। व्यवहारिकता से हट करके जो बिंदु हैं उनसे संबंधित अभ्यास कार्य ज़्यादा नहीं दिया जाना चाहिए। व्यवहारिकता से संबंधित जो बिंदु है उनका अभ्यास कार्य बच्चे को ज़्यादा करवाना चाहिए। या ऐसी विषय वस्तु है जिसका बच्चा दैनिक जीवन में रोजमर्रा की ज़िंदगी में ज़्यादा उपयोग करता है उससे संबंधित अभ्यास कार्य अपने कर सकते हैं, ज़्यादा दिया जाना चाहिए। अगर अभ्यास कार्य के दौरान छात्र त्रुटियां करते हैं तो अध्यापक को उन्हें दूर करने का प्रयास भी करना चाहिए, क्योंकि बच्चे को जब अभ्यास कार्य दिया जाएगा तो बच्चा हो सकता है उसमें त्रुटियाँ करे, क्योंकि बच्चा जो है वो त्रुटियाँ करेगा और शिक्षक उसको अगर सुधारेगा नहीं तो वो त्रुटियाँ बच्चा बार बार करेगा। तो शिक्षक को ये चाहिए कि बच्चा अभ्यास कार्य करने में त्रुटियाँ करता है उसको बच्चे को बतानी चाहिए आवश्यक रूप से, ताकि बच्चा उन त्रुटियों को सुधार करके अगली बार अभ्यास कार्य के अंदर वो त्रुटियाँ ना लाए। तो शिक्षक को इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अभ्यास कार्य जांच करते समय जो है त्रुटियाँ जो बच्चे ने की है, गलतियाँ की हैं, उनको जरूर बच्चे को बताना चाहिए ताकि बच्चा उनको दूर करके अपना अभ्यास कार्य अच्छे से कर सके। अभ्यास कार्य करते समय शिक्षक को धैर्य से काम लेना चाहिए और बच्चे को भी धैर्य से काम लेना चाहिए, क्योंकि शिक्षक जो अभ्यास कार्य दे रहे हैं बच्चों को, अगर वो जल्दबाजी करेगा अभ्यास कार्य देने में और कक्षा के अंदर कई प्रकार के बच्चे हैं सभी के लिए अभ्यास कार्य एक जैसे दे देगा तो उससे जो है बच्चों में रुचि पैदा हो सकती है उस कार्य के प्रति। तो शिक्षक को अभ्यास कार्य के दौरान धैर्य से काम लेना चाहिए। अभ्यास कार्य की जाँच करते समय भी बड़े आराम से और ध्यानपूर्वक जो अभ्यास कार्य है प्रत्येक बच्चे का चेक करना चाहिए और अभ्यास कार्य देते समय भी धैर्य से काम करना चाहिए। बच्चों को भी अभ्यास कार्य करते समय जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, बड़े आराम से और ध्यानपूर्वक अपना अभ्यास कार्य पूरा करना चाहिए। और अभ्यास का मतलब बार बार रिपीट करना चाहिए जो बिंदु ने कठिन लगता है, ताकि वो जो उनको अच्छे से समझ में आ जाए।
फिर गृह कार्य जब कक्ष के अंदर दिया जाता है तो उसमें कुछ कठिन बिंदु हो सकते हैं जो उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे उनको आसानी से वो समझ में आ जाते हैं। अभ्यास कार्य के अंदर में बच्चा वो करेगा उनको हल तो उनको समझ में आ जाएंगे। जो निम्न बुद्धि वाले या उच्च बुद्धि वाले बच्चे हैं उनको जो अभ्यास कार्य है हो सकता है वो कठिन बिंदु को एक बार में ना समझ पाए, तो उनको जो उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे हैं उनकी सहायता भी शिक्षक जो है औसत या निम्न बुद्धि वाले बच्चों को उस अभ्यास कार्य को करवाने में ले सकता है। मतलब एक बच्चा जो है दूसरे बच्चे की सहायता भी अभ्यास कार्य के अंदर शिक्षक की देखरेख में कर सकता है, ताकि बच्चे जो है सभी बच्चे अपना अपना अभ्यास कार्य समय पे पूरा कर ले। फिर अभ्यास कार्य के अंदर समय का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अभ्यास कार्य शिक्षक के द्वारा इतना नहीं दिया जाना चाहिए बच्चे को ताकि बच्चा उसमें थकावट महसूस करे या अरुचि पैदा कर ले अपने में। तो अभ्यास कार्य निश्चित सीमा तक ही होना चाहिए और विषय वस्तु से संबंधित हो और समय का विशेष रूप से उसमें ध्यान रखना चाहिए ताकि बच्चा जो है उसमें थकावट महसूस ना करे। जो छात्र अनुपस्थित रहते हैं कक्ष में 1 दिन या 2 दिन नहीं आ रहे बीच में, उनके लिए भी अभ्यास कार्य की व्यवस्था शिक्षक को करनी चाहिए। जैसे जो विषय वस्तु आज करवाई गई है, अगर बच्चा कोई एब्सेंट है कक्ष में जो आज अभ्यास कार्य दिया गया है, तो कल जो वो बच्चा आएगा उसको विषय वस्तु समझा करके उससे संबंधित उसको भी अभ्यास कार्य देना चाहिए। उसके लिए भी मतलब अभ्यास कार्य की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि अगर बच्चा 2 दिन एब्सेंट चलता है तो उसके लिए अगर अभ्यास कार्य की व्यवस्था नहीं की जाएगी तो बच्चा हो सकता है उस विषय बिंदु के अंदर या टॉपिक के अंदर पिछड़ जाए और उसकी अरुचि उत्पन्न होने लगे। इसलिए जो बच्चे उपस्थित रहते हैं उनके लिए भी अभ्यास कार्य की व्यवस्था करनी चाहिए, उनको भी साथ लाने की कोशिश करनी चाहिए। अभ्यास के लिए आवश्यक परिस्थितियों और समय को ध्यान में रखकर ही अभ्यास कार्य दिया जाना चाहिए। कक्ष में अगर शिक्षक अभ्यास कार्य करवाता है तो कक्ष की परिस्थितियों में ध्यान में रखकर ठीक है अभ्यास कार्य करवाया जाना चाहिए। जैसे अब क्लास का समय निर्धारित होता है 30 मिनट का, 35 का, 40 का, तो उस कक्ष की जो परिस्थितियाँ हैं उनको ध्यान में रखते हुए अभ्यास कार्य करवाना चाहिए। जैसे 5 मिनट का अभ्यास कार्य हो सकता है कक्ष में, 10 का भी हो सकता है, 15 का भी हो सकता है। और अभ्यास कार्य करवाते समय ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि बच्चे आपस में नकल नहीं करें, चीटिंग नहीं करें। तो कक्ष की परिस्थितियाँ अपनी कैसी हैं उसको ध्यान में रखते हुए शिक्षक को अभ्यास कार्य करवाना चाहिए। ठीक है, अभ्यास कार्य जो है उसमें समय फिर जो आवश्यक समय वो बच्चों को देना आवश्यक है। अगर अभ्यास कार्य अपने दे रहे हैं 5 मिनट का तो 6 मिनट की बच्चों को देने चाहिए, 5 के बजाय 6 भी दे सकते हैं। यूँ नहीं है कि अभ्यास कार्य 5 मिनट का अपने 3 मिनट के बच्चों को समय दिया है। ऐसा करने से बच्चों में जो समस्या पैदा हो सकती है और अरुचि पैदा हो सकती है, इस चीज़ का शिक्षक को ध्यान में रखने। फिर अभ्यास कार्य के समय दिए गए प्रश्न क्रमानुसार होने चाहिए, सरल से कठिन की ओर। अगर अभ्यास कार्य बच्चों को दे रहे हैं तो एक तो क्रमानुसार प्रश्न होने चाहिए। क्रमानुसार का मतलब उनमें शिक्षण सूत्र का उपयोग करना है क्रम से। और शिक्षण सूत्र ये कहता है कि सरल से कठिन की ओर अभ्यास कार्य है। ठीक है, लिखित कार्य जो है बच्चों को दिया जाता है, बच्चे समय घर जाके कर लेते हैं, लेकिन अभ्यास कार्य शिक्षक अपने देख रहे इसमें कक्ष में भी करवा सकता है, बच्चे घर भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें सरल से कठिन की ओर होगा तो बच्चा उसको आसानी से अभ्यास के द्वारा हल कर सकता है। अगर कठिन वाला पहले प्रश्न दे दिया, सरल वाला बाद में दिया, हो सकता है बच्चों को अभ्यास कार्य करने में समस्याएं कठिनाई का सामना करना पड़े। तो अभ्यास कार्य के दौरान शिक्षण सूत्र जो है सरल से कठिन की ओर, इसका विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए या इसी के अनुसार बच्चों को अभ्यास कार्य देना चाहिए, ताकि जो मंदबुद्धि बच्चे हैं, सामान्य बच्चे हैं, वो भी उस अभ्यास कार्य को अच्छे से आसानी से कर सके। फिर अभ्यास कार्य रोचक होना चाहिए, छात्रों के लिए उपयोगी होना चाहिए। अपने इसके बाद पहले भी कर चुके हैं। ये अभ्यास कार्य एक तो रुचिपूर्ण हो, बच्चे उसमें रुचि लें, ऐसे टॉपिक से संबंधित होना चाहिए। या अभ्यास कार्य इस प्रकार से दिया जाए ताकि बच्चे उसमें रुचि पैदा हो उनकी बच्चों के। जैसे अभ्यास कार्य बच्चों को घर से करने के लिए दिया है तो बच्चों को अपने को पुनर्बलन दे सकते हैं कि जो बच्चा अभ्यास कार्य ज़्यादा करके लाएगा या अच्छा करके लाएगा तो उसको जो है ये इनाम दिया जाएगा या उसको कक्षा का जो है प्रबंधन करने का मौका दिया जाएगा या दूसरे बच्चों की हेल्प करने के लिए मौका दिया जाएगा। तो किसी भी प्रकार का पुनर्बलन बच्चे के लिए हो सकता है ताकि बच्चा जो है उस कार्य को अच्छे से करे। तो अभ्यास कार्य रुचिपूर्ण होना चाहिए और उपयोगी, बच्चों के जीवन से उपयोगी होना चाहिए
उनके दैनिक जीवन की क्रियाओं से संबंधित होना चाहिए, क्योंकि हर विषय के अंदर कुछ ऐसे बिंदु मिल जाते हैं जो बच्चों के विषय वस्तु के दैनिक जीवन में उपयोग से संबंधित भी होते हैं। फिर अभ्यास कार्य जो है व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रख के दिया जाना चाहिए। इसकी बात हमने पहले भी की थी कि कक्षा कक्ष में 3 अलग अलग प्रकार के बच्चे हो सकते हैं, ठीक है। मंदबुद्धि बच्चे भी हो सकते हैं, औसत बुद्धि वाले बच्चे भी हो सकते हैं, और कुशाग्र या उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे भी हो सकते हैं। क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नता कक्षा कक्ष में पाई जाती है। बच्चे शारीरिक रूप से भी अलग अलग होते हैं, मानसिक रूप से भी अलग अलग होते हैं, संवेगात्मक रूप से भी अलग अलग होते हैं। तो उस विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए शिक्षक को जो है अभ्यास कार्य बच्चों को दिया जाना चाहिए, ताकि बच्चे उसमें रुचि लें और अच्छे से उसको कर सकें। फिर अभ्यास कार्य पूर्णतः शुद्ध और स्पष्ट होना चाहिए। बच्चों को जो अभ्यास कार्य शिक्षक के द्वारा दिया जा रहा है वो स्पष्ट होना चाहिए, ताकि बच्चा उसको घर जाके आसानी से कर सके, या कक्षा कक्ष में भी करना है तो आसानी से कर सके। प्रश्न इस प्रकार के हों जो बच्चे अच्छे से समझ सके और उनका जो है अभ्यास अच्छे से कर सके। डबल मीनिंग वाले प्रश्न नहीं होने चाहिए, ताकि बच्चा उसमें जो अटक जाए। तो प्रश्न देते समय या अभ्यास कार्य देते समय ये ध्यान रखना है कि अभ्यास कार्य स्पष्ट होना चाहिए और बच्चे उसको आसानी से समझ सकें और पूरा कर सकें। अभ्यास कार्य करते समय छात्रों को प्रेरणा भी दी जानी चाहिए। अभ्यास कार्य से संबंधित मोटिवेट करना चाहिए, बच्चों को प्रेरणा देनी चाहिए अभ्यास कार्य के लिए कि अगर आप अभ्यास कार्य करोगे तो आपको ये फ़ायदा होगा, अभ्यास कार्य से आपका ज्ञान स्थायी होगा, ये आपको इसमें फ़ायदा मिलने वाला है। तो बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए अभ्यास कार्य के प्रति, ताकि बच्चे अभ्यास कार्य को जो है अच्छे से कर सकें। फिर अधिक समय छात्रों को अभ्यास में लगाए रखने से उनकी मानसिक शक्ति कमज़ोर हो जाती है, इसलिए लंबे समय तक अभ्यास कार्य बच्चों से नहीं करवाना चाहिए। क्योंकि बच्चा जब अभ्यास कार्य शुरू करता है तो उसकी मानसिक जो है शक्ति ज़्यादा होती है, मानसिक रूप से वो थका हुआ नहीं होता। जब लंबे समय तक अभ्यास कार्य करता रहेगा बच्चा एक ही विषय का, तो मानसिक रूप से थक जाएगा। मानसिक थकान आने पे वो उसके कार्य क्षेत्र पे भी प्रभाव डालेगी, मानसिक थकान, और उसका जो परिणाम होगा उसमें भी प्रभाव डालेगी। उसकी कार्य करने की गति भी कम हो जाएगी और मानसिक रूप से थकान महसूस करेगा, तो उसके परिणामों में अशुद्धता या त्रुटियाँ भी ज़्यादा हो सकती है। इसलिए अभ्यास कार्य के अंदर उसका समय का विषय ध्यान में रखना चाहिए। फिर अभ्यास कार्य जब पूरा हो जाए, कक्षा कक्ष में करवा रहे हैं या बच्चा घर से करके ला रहा है, तो अभ्यास कार्य की जांच की जानी आवश्यक है। अगर अब शिक्षक समय समय में अभ्यास करने की जांच करेगा, उसको त्रुटियां बताएगा, तो बच्चा उसमें सुधार भी लाएगा और उसमें अभ्यास कार्य को करने में रुचि भी लेगा। अगर बच्चे को उसकी त्रुटियां नहीं बताई जाएंगी, समय में जांच ही नहीं किया जाएगा, एक महीने बाद एक साथ अभ्यास कार्य चेक किया जाएगा, तो बच्चा जो है अभ्यास कार्य में रुचि नहीं दिखाएगा और त्रुटियां जो उसकी वो भी उसको पता नहीं चलेगी। फिर अभ्यास कार्य करते समय छात्रों को प्रश्न होते जो हल करना है जब किसी प्रश्न को, उससे पहले अपने पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ लेना चाहिए। बच्चे जब अभ्यास कार्य कर रहे हैं तो अपने जो पूर्व ज्ञान उसको नवीन ज्ञान से जोड़ें, प्रश्न को अच्छे से समझें, उसमें क्या सूत्र लगेगा, क्या नियम लगेगा, उसको बड़ा सोच समझ के तो उसके अनुसार ही अभ्यास कार्य अपना जो है पूर्ण करें, ताकि उसमें त्रुटि किसी प्रकार की ना रह जाए। अभ्यास कार्य कराए जाने से पूर्व भी सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उसके अंदर अपने उद्देश्य क्या रखने हैं, नियम प्रत्यय क्या लगाए जाएंगे, इन चीज़ों का निर्धारण पूर्व में मतलब प्री प्लान होना चाहिए कि अभ्यास कार्य जो बच्चों को दिया जाएगा उसमें नियम प्रत्यय क्या उद्देश्य है जिनके लिए अभ्यास कार्य दिया जा रहा है, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अभ्यास कार्य देना चाहिए। तो ये अभ्यास कार्य जो था इसको देते समय या करते समय आवश्यक सावधानियाँ थी जो रखनी चाहिए। तो ये अपना टॉपिक जो था अभ्यास कार्य कंप्लीट हो गया। इसके अंदर अपने प्रकरण अभ्यास कार्य के अंदर 2 टॉपिक अपने कल पढ़ लिए थे। एक तो अभ्यास कार्य का अर्थ परिभाषा, फिर अपने कल पढ़ लिया था अभ्यास कार्य का उद्देश्य। उसके बाद आज अपने पढ़ा अभ्यास कार्य का महत्व और अभ्यास कार्य में प्रयोग की जाने वाली सावधानियाँ। तो ये टॉपिक अपना कंप्लीट है अभ्यास कार्य। इससे पहले हमने लिखित कार्य कर लिया, दोनों टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। आप इनको वीडियो के अंदर अच्छे से देख लेना। किसी को कोई समस्या हो, समझ में ना आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।